ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था भूकंप। भूकंप का सामान्य परिचय अपन ने पढ़ लिया था कि भूकंप क्या होता है और क्या एपिसेंटर होता है, क्या भूकंप मूल होता है, इसके अलावा अधिकेंद्र क्या होता है। इस प्रकार की जो भूकंप के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है, वो सामान्य जानकारी के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में भूकंप और भूकंप की सामान्य जानकारी पढ़ ली। तो आज का अपना टॉपिक है वो है भूकंप के कारण। भूकंप के कारण भूकंप के कारण भूकंप के कारणों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि सामान्यतः भूकंप कितने कारणों से आ सकता है। दो प्रकार के कारणों से आ सकता है। कितने कारणों से? एक है उनको बोलते हैं प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण। और दूसरे प्रकार का कारण है उनको बोलते हैं मानवीय कारक। मानवीय कारक पहला है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक कारक, और दूसरे प्रकार का कारक है उसको बोलते हैं मानवीय कारक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत। प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक। अब देखो, सबसे पहले एक शब्द आ रहा है इसमें, पहला शब्द क्या आ रहा है? प्राकृतिक कारक। अब प्राकृतिक का मतलब क्या है कि मानव का इसमें योगदान कम है और प्रकृति का योगदान, इस प्रकार के भूकंप आते हैं उनमें सर्वाधिक योगदान है। इसलिए इसका अर्थ क्या है? प्राकृतिक का मतलब क्या है? प्राकृतिक कारणों के कारण धरातलीय भाग पर होने वाले कंपन को क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। अब कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक कारण है जिनके द्वारा धरातलीय भाग पर भूकंप आता है? तो इस प्रकार के जो कारक है उन कारकों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारक है, पहले कारक है प्राकृतिक कारक। और प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत जो पहला कारक है उस कारक का नाम है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत क्या होता है कि मैंने आपको पीछे वाले जो वीडियोस है उनमें बताया था कि प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है और किस प्रकार धरातलीय जो आंतरिक भाग है उस धरातलीय आंतरिक भाग में क्या होता है, अनेक प्रकार की प्लेटें पाई जाती है और उन प्लेटों में क्या होता है, अनेक प्रकार का संचलन होता रहता है। अनेक प्रकार का संचलन होता रहता है। तो उसके द्वारा जो धरातलीय भाग पर कंपन होता है उसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत देखो दो प्रकार की चीजें होती है। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टॉपिक में क्या बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में आपको बताया था मैंने कि सबसे ऊपर वाला भाग है ये किससे निर्मित है? इसका निर्माण हुआ है सियाल से। सियाल। और नीचे वाला भाग है इसका निर्माण किससे माना जाता है? सीमा से माना जाता है। तो सियाल वाला भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, वो किसके द्वारा निर्मित है? सियाल के द्वारा। अब सियाल का घनत्व क्या होता है? इस भाग का घनत्व क्या होता है? कम होता है। जबकि सीमा वाला भाग है इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। घनत्व अधिक होता है। तो फिर क्या होता है कि सीमा का घनत्व अधिक पाया जाता है जबकि सियाल का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो हल्की चीज भारी चीज के ऊपर क्या होती है? ठहराव की अवस्था में होती है। तो इस सिद्धांत में हमारे को यही जानकारी मिलती है कि जो सीमा वाला भाग है वो अधिक घनत्व का पाया जाता है जबकि सियाल वाला भाग कम घनत्व का होता है। तो अधिक घनत्व वाली सीमा पर कम घनत्व वाली सियाल ठहराव की अवस्था में है। ठहराव की अवस्था में है। इसके अलावा यही बताया जाता है
कि जितने भी महासागरीय भाग है, महासागरीय भाग गहराई में पाए जाते हैं, जबकि महाद्वीपीय भाग ऊपर स्थलीय भाग के रूप में पाए जाते हैं, यानी उभार के रूप में पाए जाते हैं। तो दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि जैसे जलीय भाग है, जलीय भाग के अंतर्गत स्थलीय भाग ऊपर तेराव की अवस्था में है, तेराव की अवस्था में है। तो इस सिद्धांत से हमें ये जानकारी मिलती है कि सीमा वाला भाग इसका घनत्व अधिक है, जबकि सियाल वाले भाग का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो अधिक घनत्व पर कम घनत्व की वस्तुएं तेराव की अवस्था में होती है। जब ये वस्तुएं तेराव की अवस्था में होगी तो धरातल के ऊपरी भाग में जो कंपन होगा उस कंपन को हम बोलेंगे भूकंप। तो सबसे पहला कारक है, उसको कारक का नाम है प्लेट विवर्तनिकी। अब दूसरा कारक है दूसरा है यह है प्लेट किनारे के आधार पर प्लेट किनारों के आधार पर, प्लेट किनारों के आधार पर हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ा था। उसमें बताया था मैंने कि सामान्यतः 3 प्रकार की किनारे की प्लेटें पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। किनारों के आधार पर प्लेटों के 3 प्रकार है। एक प्रकार की प्लेट है, उस प्लेट की गति को बोलते हैं अभिसारी गति। उस प्रकार की गति है उसको बोलते हैं अपसारी गति। और तीसरी प्रकार की गति है उसको बोलते हैं संरक्षी गति। संरक्षी गति। देखो इनमें बात किसकी हो रही है? प्लेट किनारों के आधार पर, यानी प्लेटों के सामान्यतः 3 प्रकार के किनारे पाए जाते हैं। उन तीनों प्रकार के किनारों के आधार पर क्या होगा कि धरातल का ऊपरी भाग है, वहां पर हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो सबसे पहले अभिसारी गति का मतलब क्या होता है? 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर आती है, एक दूसरे के समानांतर आती है। अभिसारी का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे के पास में आएगी तो अब आपस में क्या होगा, इनमें संपीड़न, एक बल लगेगा, बल से किसका निर्माण होगा? वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। कौन सी क्रिया के द्वारा? अभिसारी गति के द्वारा। तो अभिसारी गति के अंतर्गत क्या होती है, यानी 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों की गति एक दूसरे की क्या है? एक दूसरे के सापेक्ष है, एक दूसरे के समानांतर ये आ रही है। तो आने से क्या होगा? एक बल लगेगा, उस बल को बोलते हैं संपीड़न बल। और उस संपीड़न बल के कारण क्या होगा? धरातल के ऊपरी भाग है वहां पर क्या होगा? अनेक प्रकार की हलचलें होगी और इस अभिसारी क्रिया के द्वारा वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने आएगी तो बीच वाले भाग में क्या होगा? इस भाग में वलन पड़ जाएगा और वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो ये दोनों प्रकार की प्लेटें आपस में टकराएगी, तो टकराने से इसके ऊपरी भाग में क्या होगा? भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। तो ये पहली क्रिया है, उसको बोलते हैं अभिसारी गति। अब दूसरी प्रकार की गति है, इसको बोलते हैं अपसारी गति। अपसारी गति। अब अपसारी गति के अंतर्गत क्या होता है कि 2 प्रकार की प्लेटें हैं, वो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत भाग में जाएगी। यानी इस अभिसारी में 2 प्लेटें एक दूसरे के सामने आ रही थी, लेकिन अपसारी क्रिया में क्या होगी? 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी। तो बीच वाला भाग है, ये भाग क्या होगा? 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो बीच वाला भाग क्या होगा? टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जब ये प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएगी तो ये भाग क्या होगा? टूटेगा। और जैसे टूटेगा तो इसके ऊपर वाले भाग में क्या होंगे? हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? अपसारी क्रिया में क्या होता है? 2 प्रकार की प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करेगी। मध्य अटलांटिक कटक अपसारी गति का बहुत अच्छा उदाहरण है। मध्य अटलांटिक कटक है ना, वहां पर अपसारी क्रिया हो रही है और धरातल के नीचे जो अटलांटिक का भाग है उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो अपसारी गति के अंतर्गत क्या होता है कि 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो धरातलीय भाग में क्या होगा? अनेक प्रकार के क्रैक या चटकने पड़ जाएगी। चटकनों से क्या होगा? ऊपरी भाग में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। ये क्रिया होगी अपसारी क्रिया। और तीसरी है, उसको बोलते हैं संरक्षी गति। संरक्षी गति के अंतर्गत क्या होता है? 2 प्लेटें होती है। क्या होता है? 2 प्लेटें और दोनों प्लेटें एक दूसरे के पार्श्विक भाग, यानी ये बीच वाला भाग है ना,
ये दो प्लेटें हैं, इस एक प्लेट की गति है इधर और इस एक प्लेट की गति है क्या है इधर। तो इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे के पार्श्विक भाग से यानी एक दूसरे के पास वाले भाग से इस प्रकार गुजरेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों प्लेटें, एक प्लेट उधर जा रही है एक प्लेट इधर, इस प्रकार की क्रिया होगी। तो इस प्रकार की क्रिया बोलते हैं संरक्षी क्रिया, यानी इन दोनों में रगड़ पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है, रगड़ पैदा हो रहा है। तो इसके कारण धरातलीय भाग पर हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो ये प्लेट और तीन प्रकार की प्लेटों के किनारे हैं। पहली प्रकार की प्लेट है उसको बोलते हैं अभिसारी गति, यानी प्लेटों की गति के आधार पर। अभिसारी का मतलब क्या होता है, दो प्रकार की प्लेटें हैं और दो प्रकार की प्लेटों की गति एक दूसरे के सामने होती है, एक दूसरे के सामने होती है। और इस गति के द्वारा जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी तो टकराने से ऊपर वाले भाग में क्या होगा, वलित पर्वत का निर्माण भी होगा और उसके साथ हल्का भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। दूसरी प्रकार की गति है उसको बोलते हैं अपसारी गति। अपसारी का मतलब क्या होता है, यानी दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत भाग में जाएगी, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करेगी। तो गमन करने से क्या होगा, बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग यहाँ पे ये चट्टानी भाग एक दूसरे से दूर जाएगा तो बीच वाले भाग में क्या होगी, क्रैक पड़ जाएगा और ऊपर वाले भाग में भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। तीसरा भाग है उसको बोलते हैं संरक्षी गति। संरक्षी गति में क्या होती है, दो प्रकार की प्लेटें एक दूसरे से रगड़ पैदा करती है, एक दूसरे से पार्श्विक भाग से रगड़ पैदा करती है। तो रगड़ से धरातलीय भाग पर हल्के हल्के झटके भूकंप के महसूस किए जाते हैं। तो पहला प्रकार प्लेट विवर्तनिक पड़ा था, दूसरा है प्लेट किनारों के आधार पे। अब तीसरा प्रकार है उसका नाम है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार आपको वापस में बताता हूं इसके बारे में। ज्वालामुखी क्रिया के कारण पहला तो है कि ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं। अब सुरक्षा कवच का मतलब क्या होता है, यानी ये रक्षा करता है, किसकी रक्षा करता है, पृथ्वी की रक्षा करेगा। किस कारण करेगा, कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि धरातलीय भाग से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, घनत्व, ताप, दाब, तीनों प्रकार की क्रियाएं लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो नीचे का टेम्परेचर या तापमान बहुत अधिक हो जाएगा। बहुत अधिक होने के कारण क्या होगा, ज्वालामुखी के रूप में ये लावा है ना, ये लावा धरातलीय भाग से बाहर निकल जाएगा, यानी अधिक घनत्व होगा। उस घनत्व को वापस कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा। तो नीचे का जो असंतुलन, नीचे यानी नीचे वाली चट्टानों में जो असंतुलन पैदा हो रहा है, उन चट्टानों में वापस क्या होगा, संतुलन पैदा हो जाएगा। इस कारण इसको बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पहली चीज क्या है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। दूसरी चीज है कि जहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होगी, जहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होगी उससे पहले उसके ऊपर वाले भाग पर भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। यानी ये लाइन आपको ऐसे याद रखनी है कि जहां पर भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा, भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, धरातलीय भाग है, ये धरातलीय भाग है अपना, इसको मान के चलो ये क्या है, धरातलीय भाग है। और धरातलीय भाग के नीचे एक मंडल है, उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर, या इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर से क्या होता है कि ये एस्थेनोस्फीयर वाला भाग है, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अर्धतरल अवस्था में पाया जाता है। इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। अब दुर्बलता मंडल से क्या होता है, यहां पर देखो ये दुर्बलता मंडल वाला भाग है, इस दुर्बलता मंडल वाले भाग से क्या होगा, यहाँ पर घनत्व, तापमान व दाब तीनों क्रियाएं बढ़ जाएगी। बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे जो लावा है वो लावा धरातलीय भाग पर इस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा और धरातलीय भाग से टकराएगा। इस धरातलीय भाग से टकराएगा तो टकराने से यहाँ ऊपर वाला भाग है, यहाँ पहले सबसे पहले किसका निर्माण होगा, यानी भूकंप का हल्का झटका महसूस किया जाएगा। उसके बाद में इसमें क्या प्रेशर और अधिक लगेगा, तो प्रेशर अधिक लगने से यहाँ पर क्या होगा, भूकंप, और भूकंप के बाद में किसका निर्माण हो जाएगा, धरातलीय बाहरी भाग किसका निर्माण हो जाएगा, ज्वालामुखी का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार ज्वालामुखी का उद्गार हो जाएगा।
पहले भूकंप और उसके बाद में क्या आगे, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी व भूकंप में एकदम सीधा संबंध होता है। जहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होगी तो उस स्थान पर निश्चित रूप से भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे, भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। तो जहां पर क्या है, ये आपका धरातल का आंतरिक भाग है, इसको आप मानो कि ये धरातल के ऊपरी भाग है, इसको सियाल मान लो, और ये दुर्बलता मंडल वाला भाग है, ये किसका पार्ट माना जाता है, सीमा का पार्ट माना जाता है। सीमा वाले पार्ट से क्या होता है, यहाँ पर मैग्मा पाया जाता है। क्या होता है, तरल मैग्मा होता है, और ये मैग्मा क्या करेगा, नीचे से प्रेशर के द्वारा ऊपरी भाग में आएगा। तो ऊपरी भाग में आएगा तो यहाँ पे ये धरातल एक मोटी परत है, मोटी परत है। तो इसमें पहले तो क्या होगा, एक झटका महसूस किया जाएगा, और झटके के बाद में नीचे से लगातार प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस ऊपरी भाग को क्या कर देगा, ये तोड़ देगा, और ऊपर वाले भाग में जलवाष्प के रूप में बहुत ऊंचाई तक ज्वालामुखी का क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। तो इसके द्वारा ज्वालामुखी क्रिया हो जाएगी। तो इसका देखो, ये ज्वालामुखी क्रिया भूकंप है ना, ज्वालामुखी क्रिया भूकंप का सबसे अच्छा उदाहरण है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का क्राकातौ ज्वालामुखी, यानी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी, उसका नाम है क्राकातौ ज्वालामुखी, जो किसका निर्माण करता है, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया से जो भूकंप आता है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आता है, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि इंडोनेशिया का क्राकातौ ज्वालामुखी है। इस क्रिया के द्वारा क्या होगा, अधिक यानी भूकंप का निर्माण होगा, और ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित भूकंप है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा सबसे खतरनाक भूकंप है, वो सबसे अच्छा उदाहरण क्राकातौ ज्वालामुखी का है। तो तीसरा प्रकार हो गया ज्वालामुखी क्रिया। आप इतना ध्यान रखना है, इसको पृथ्वी का क्या बोलते हैं, सुरक्षा कवच बोलते हैं। सुरक्षा कवच का मतलब क्या होता है, धरातल के आंतरिक भाग में क्या होगा, अनेक प्रकार के पदार्थ है, उनका धरातल से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो फिर क्या होगा, घनत्व, ताप व दाब, तीनों क्रियाएं क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। और तीनों क्रियाएं लगातार बढ़ने से क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग का तापमान बहुत अधिक हो जाएगा। उस तापमान को कंट्रोल करने के लिए दुर्बलता मंडल से किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा। ज्वालामुखी क्रिया क्या करेगी, धरातलीय भाग से टकराएगी, और टकराने के बाद में क्या होगा, ज्वालामुखी भाग जैसे लावा का भाग है आपका, मैग्मा का भाग जैसे इस भाग से टकराएगा, टकराने से क्या होगा, ऊपर वाले भाग में भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। बाद में लगातार इसमें क्या, नीचे से प्रेशर बना रहेगा, तो धरातलीय भाग को ये तोड़ देगा, और तोड़ कर क्या किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी का निर्माण होगा, या ज्वालामुखी विस्फोट क्रिया होगी। तो ये तीसरा भाग हो गया अपने ज्वालामुखी क्रिया। अब चौथा प्रकार है इसका, उसको बोलते हैं भूपटल भ्रंश। भूपटल भ्रंश। अब भूपटल भ्रंश का अर्थ क्या होता है, यानी एक शब्द आ रहा है भूपटल और दूसरा आ रहा है भ्रंश, यानी कि धरातलीय भाग है, धरातलीय भाग है, धरातलीय भाग के नीचे क्या है, अनेक प्रकार के बल लगते हैं, अनेक प्रकार के बल लगते हैं। इनके द्वारा या तो भ्रंश का निर्माण होगा या फिर वलन का निर्माण होगा। अनेक प्रकार के बल लगते हैं जिसके द्वारा क्या होगा, या तो भ्रंश का निर्माण होगा या फिर किसका निर्माण होगा, वलन। भ्रंश और वलन में फर्क क्या है, एक देखो पहली क्रिया भ्रंश, दूसरी है वलन। तो भ्रंश का मतलब क्या होता है, खिंचाव, कौन सा बल काम करता है, खिंचाव का। और वलन में कौन सा बल काम करता है, संपीड़न का, संपीड़न का। आप इसको ऐसे मानो कि खिंचाव का अर्थ क्या होता है, खिंचाव का अर्थ क्या होता है कि धरातल के नीचे की बात हो रही है, धरातल के नीचे यानी भूपटल भ्रंश, धरातल के नीचे वाला भाग है, वहां पर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, और अलग अलग स्वभाव की चट्टानें वहां पर पाई जाती है। तो उन चट्टानों के अंतर्गत क्या होता है, भ्रंश का मतलब क्या होता है, खिंचाव, यानी उन दो चट्टानें, दोनों चट्टानें इस प्रकार है, एक दूसरे से दूर जाएगी तो वहां पर क्या होगा, खिंचाव होगा, उन चट्टानों में क्या होगा, खिंचाव होगा, तो ऊपरी भाग में क्या होगा, भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। इस क्रिया को बोलते हैं भ्रंश। और भ्रंश किसके कारण होता है, खिंचाव बल के कारण। धरातल के ऊपरी भाग है, इस भाग में किसका निर्माण होगा, भ्रंश का निर्माण होगा। तो भ्रंश से क्या होगा, वहां पर विस्फोट होगा, हल्का से भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा, ना कि विस्फोट। दूसरा है वलन। वलन के अंतर्गत क्या होता है कि जिस प्रकार ये यहाँ पर क्या है, दो प्रकार की प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या जा रही है, एक दूसरे से अलग हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, भ्रंश का निर्माण हो गया।
जबकि वलन में क्या होगा, दो प्रकार की यहाँ पे प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या आएगी, इस प्रकार एक दूसरे के पास आएगी, तो यहाँ पे एक बल लगेगा, उसके द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। किसका, वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं संपीड़न, यानी दोनों तरफ से क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे संपीड़न बल, और एक दूसरे से दूर की ओर जाएगा उसको बोलेंगे भ्रंश या खिंचाव बल। तो तीसरा कारण कौन सा है, भूपटल भ्रंश, यानी धरातलीय भाग है, तो धरातलीय भाग पर दो प्रकार के बल लगते हैं, एक तो भ्रंश और दूसरा होगा वलन। तो भ्रंश जो बल लगता है उसके लिए खिंचाव, यानी दो प्लेटों में क्या होगा, खिंचाव होगा, तो ऊपरी भाग में क्या हो जाए, क्रैक हो जाएगा, और दूसरा भाग है उसको बोलते हैं संपीड़न। संपीड़न का अर्थ क्या होता है, दो अलग अलग स्वभाव की चट्टानें, उन चट्टानों में क्या होगा, इस प्रकार दोनों की एक दिशा की ओर सापेक्ष बल लगेगा, दबाव वाला बल, उसको बोलते हैं संपीड़न बल, उससे किसका निर्माण हो जाएगा, वलन क्रिया का निर्माण हो जाएगा। तो ये अपना भाग हो गया तीसरा। अब इसके अलावा है नेक्स्ट 5, भू संतुलन में अव्यवस्था। भू संतुलन में अव्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको एक ही चैप्टर पढ़ाया था आइसोस्टेसी, या उसको बोलते हैं भू संतुलन। मैंने उसमें क्या बताया था कि पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गति के साथ साथ क्या हो रहा है, पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी स्थलमंड में पर्वत पठार व मैदानों का निर्माण, जबकि जलीय भाग के अंतर्गत झीलों का व महासागरों का निर्माण हुआ है। ये सब क्या है, घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर किस प्रकार है, एकदम संतुलित अवस्था में है, एकदम संतुलन की अवस्था में है। जब भी इनमें क्या होता है, असंतुलन पैदा होता है, जब भी इनमें क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा, तो धरातलीय भाग पर क्या होगा, हल्का भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। तो जितने भी आपके पर्वत पठार मैदान है, इसके अलावा झीलें हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है, महासागरीय भाग, ये सब क्या है, एकदम संतुलन की व्यवस्था में है। जब भी इनमें क्या होगा, आकस्मिक रूप से क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा, तो असंतुलन के कारण धरातलीय भाग पर किसका निर्माण होगा, हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। तो ये है भू संतुलन में अव्यवस्था, अव्यवस्था। तो ये इस प्रकार के कुछ अपन ने जो कारक पढ़े, ये कारक कौन से, प्राकृतिक कारक है। अब प्राकृतिक कारकों के बाद में अपन पढ़ते हैं दूसरे प्रकार के कारक है, उनको बोलते हैं मानवीय कारक। यानी ये कारक कौन कौन से हो गए, प्राकृतिक कारक है। एक बार वापस बता देता हूं आपको मैं, भूकंप के कारक या कारण, इसमें पहला अपना था प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत पहला है प्लेट विवर्तनिकी, दूसरा है प्लेट किनारों के आधार पे तीन प्रकार की गतियां होती है, अभिसारी गति, अपसारी गति, तीसरी हो गई संरक्षी गति। फिर अगला है ज्वालामुखी क्रिया के आधार पे, ज्वालामुखी क्रिया यानी ये तीसरा प्रमुख कारण है इसका, प्राकृतिक कारक का। फिर चौथा पढ़ा था भूपटल भ्रंश, और पांचवा पढ़ा था भू संतुलन में अव्यवस्था। ये जितने भी कारक है, ये कौन से कारक है, ये कारक हो गए प्राकृतिक कारक। अब प्राकृतिक कारकों के बाद में 2 नंबर के कारक है, उनको बोलते हैं मानवीय कारक। मानवीय कारक या कारण एक ही, मानवीय कारक या मानवीय कारण। मानवीय कारक और या मानवीय कारणों के अंतर्गत सबसे पहला कारक है उसको बोलते हैं जलीय भार। जलीय भार, जलीय भार का मतलब क्या होता है कि इसमें एक तो बांध होते हैं प्राकृतिक बांध, और एक होते हैं मानवकृत बांध। तो इसमें बात किसकी हो रही है, मानवकृत, मानवकृत बांधों व
जलाशयों की इसमें बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मानवकृत बांधों व जलाशयों, ना कि प्राकृतिक रूप से कोई भी बांध बना है या जलाशय बना है उसकी बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? मानवकृत बांधों व जलाशयों की मानव धरातलीय भाग पर क्या करेगा? देखो होता क्या है कि वर्तमान दौर का ये अपना युग है, तो ये कौन सा युग है? आर्थिक युग है। आर्थिक युग है तो इस युग में कुछ भी नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ ये देखना है कि हाँ ये कोई नदी बह रही है तो इस नदी का में अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आर्थिक युग है, तो आर्थिक युग में क्या करेगा मानव? क्या करेगा कि धरातलीय भाग है उस पर क्या करेगा? अनेक प्रकार के जलाशय या बांधों का निर्माण कर देगा, और जलाशय और बांधों का निर्माण करेंगे तो वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि जहां पर भी कोई बांध या जलाशय का निर्माण किया जाता है तो वहां पर क्या होगा? उसका विरोध किया जाएगा। और विरोध कौन करेगा? जिसको भूगोल का नॉलेज होगा। तो अनेक प्रकार के भूगर्भवेत्ता है वो क्या करते हैं? जलाशय व बांधों का विरोध करते हैं, लेकिन उनके विरोध को नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय का युग कौन सा है? आर्थिक युग है। तो मानव अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? मानवीय कारक। और पहला कौन सा है? जलीय भार। इसके अंतर्गत देखो एक 1967 की बात है, 1967 में महाराष्ट्र की बात है। 1967 में महाराष्ट्र में एक बांध है, उसका नाम है कोयना बांध। कौन सा बांध है? कोयना बांध। और नदी कौन सी है इस पे? कोयना नदी। कोयना नदी। तो बांध का नाम भी कोयना बांध है और नदी का नाम भी क्या है? कोयना नदी। तो ये मानवकृत जलाशय है, यानी मानवकृत बांध कौन सा है? कोयना बांध। कहां पर है? महाराष्ट्र में है और कोयना नदी पर स्थित है। इस बांध पे क्या हुआ? यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो इसके आधार पर बताया जा सकता है कि जितने भी बांधों का निर्माण हम करते हैं तो वहां पर क्या होता है? उनका विरोध होता है, लेकिन विरोध को क्या कर दिया जाता है? मानव अपने इस आर्थिक युग में अपने फायदे के लिए उस जो विरोध होता है उस विरोध को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। और क्या करता है? सिर्फ अपना आर्थिक युग है तो आर्थिक युग में सिर्फ अपना फायदा देखता रहता है। तो जलीय भार। अब जलीय भार के अंतर्गत क्या होगा? आपको ये याद रखना है कि कोयना बांध मानवकृत बांध है और इसके द्वारा क्या होगा? धरातलीय भाग पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। उस भाग है धरातलीय भाग यानी महाराष्ट्र वाला भाग, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये हो गया जलीय भार। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? देखो मैं एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूं। जैसे ये दो अलग अलग स्वभाव की क्या है? चट्टाने हैं। और इन चट्टानों के बीच में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे कोई नदी चल रही है। क्या चल रही है? ये नदी चल रही है। नदी चल रही है तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बांध का निर्माण कर दिया गया। यहाँ किसका निर्माण कर दिया? बांध का निर्माण कर दिया गया। ये बांध का निर्माण कर दिया। अब जैसे यहाँ पर बांध का निर्माण किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? इस बांध के पीछे वाले ये भाग, इस भाग पे क्या हो गया? इस नदी का पानी, ये पानी यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, यानी ये पानी यहाँ पर रुक जाएगा इस प्रकार। यानी ये बांध, इस बांध के बीच वाला भाग है वो भाग पूरा का पूरा पानी से क्या हो जाए? भर जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये चट्टाने हैं, एक ये क्या है? चट्टाने हैं। तो इन चट्टानों में क्या होगा? ये पानी से पहले देखो ये दोनों चट्टाने हैं, दोनों चट्टाने एकदम सूखी थी, लेकिन बांध बनाने के बाद में क्या होगा कि ये जो बांध का पानी है ये पानी क्या करेगा? इन चट्टानों में क्या होगा? धीरे धीरे रिसता जाएगा और बाद में ये चट्टाने क्या हो गई? चट्टाने क्या हो जाएगी? पहले सूखी थी और सूखे से बाद में किस प्रकार होगी? गीली हो गई। सूखे से गीली हो गई। तो इन चट्टानों में क्या होगा? जैसे यहाँ पर क्या होगा? चट्टाने क्या हो गई? एकदम इनकी प्रकृति चेंज हो गई। आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले शुष्क अवस्था में थी और बाद में कौन सी हो गई? आर्द्र या पानी इन चट्टानों में क्या होगा? रिश्ता जाएगा, अंदर रिश्ता जाएगा और इन चट्टानों को क्या करता? फुला देगा। तो फुलाने से क्या होगा? ये चट्टानी भाग धीरे धीरे टूटता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? भूकंप का झटका महसूस किया जा सकता है। तो सबसे पहला कारक कौन सा है? जलीय भार। और जलीय भाग के अंतर्गत सिर्फ मानवकृत बांधों की, ना कि प्राकृतिक बांधों की, इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा है इस प्रकार का, ये मैंने आपको छोटे से डायग्राम के माध्यम से जलीय भार के बारे में बताने की कोशिश की।
इसके अलावा है दूसरा कारक है मानवीय कारकों के अंतर्गत परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि परमाणु परीक्षण के अंतर्गत अनेक प्रकार के विस्फोट किए जाते हैं, अनेक प्रकार के विस्फोट किए जाते हैं और उन विस्फोटों से क्या होगा, धरातल का जो भाग है उस भाग में हल्का सी कंपन महसूस किया जाएगा। तो अगला कारक कौन सा है, परमाणु विस्फोट। और परमाणु विस्फोट से क्या होगा कि जैसे अपने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया तो वहां पर क्या है, उस भाग में क्या होगा, हल्का सी जैसे विस्फोट किया जाएगा तो विस्फोट करने से क्या होगा, धरातलीय भाग में थोड़ा सी क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा और वहां पर हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। दूसरा कारक है, तीसरा कारक है इसका खनन। मानव क्या करता है, खनन क्रिया के अंतर्गत मानव क्या करेगा कि धरातलीय भाग है, उस धरातलीय भाग में किसकी खोज कर रहा है, लगातार कोयले की खोज कर रहा है। किसकी, कोयले की खोज कर रहा है। तो कोयले की खोज में धरातल को बहुत अधिक गहराई तक क्या कर दिया, उसने खोद दिया और वहां पर क्या है, खोदने के लिए वहां पर पहले हल्का सी विस्फोट करना पड़ता है और विस्फोट के बाद में उस क्रिया को क्या करते हैं, खनन क्रिया करते हैं। तो जैसे ही खनन क्रिया होती है, जैसे कोयले की खनन क्रिया हो रही है तो उस भाग में क्या होगा, पहले हल्का सी विस्फोट किया जाएगा और विस्फोट क्रिया के बाद में उस स्थान को क्या किया जाएगा, खोदा जाएगा। तो खनन क्रिया है, तो खनन क्रिया के माध्यम से क्या होगा, हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो इस प्रकार के ये जो आज के कारक है इसके अंतर्गत सबसे पहला प्राकृतिक कारक था, यानी उसके लिए उत्तरदायी सिर्फ प्राकृतिक चीजें हैं, ना कि मानव का उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरे प्रकार के कारक पढ़े थे वो है मानवकृत कारक। थोड़ा सा इसको वापस देख लेते हैं। आज का अपना हेडिंग था भूकंप के कारक या कारण, भूकंप के कारक या कारण। तो इसको अपन को आज अध्ययन का अपना बिंदु है, उसमें पहला कारक कौन सा है, प्राकृतिक कारक, और दूसरा कारक कौन सा है, मानवीय कारक। तो सबसे पहले कारक कौन सा शुरू करते हैं, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत पहला पॉइंट कौन सा है, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी एक सिद्धांत है। इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि धरातल में जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो वहां पर क्या है, अनेक अलग अलग घनत्व की चट्टानें पाई जाती है और उन चट्टानों में क्या होगा, उनके घनत्व में लगातार परिवर्तन होता रहेगा, घनत्व में परिवर्तन होता रहेगा। तो धरातल के एकदम पास वाली चट्टान है, उस चट्टान को बोलते हैं कि उसका नाम है सियाल, और उससे सियाल से नीचे वाली चट्टान है जो अधिक घनत्व की, उसका नाम क्या है, सीमा। तो सीमा का घनत्व अधिक है, वह सियाल का घनत्व क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक घनत्व की सीमा पर कम घनत्व की सियाल क्या है, तेराव की अवस्था में है, तेराव की अवस्था में है। इस कारण बताया जाता है कि ये तेराव की अवस्था के कारण क्या है, ऊपर वाले भाग में जो भी प्लेटें हैं वो प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे के तरफ गति करती रहती है, गमन करती रहती है। तो किस कारण करती है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत। आपको इतना ध्यान रखना है कि सियाल का घनत्व कम है जबकि सीमा का घनत्व क्या है, सियाल से अधिक पाया जाता है। इस कारण सियाल को सीमा के ऊपर तेराव की अवस्था में बताया जाता है। इस कारण के, इस क्रिया के कारण क्या होगा, अनेक प्रकार की प्लेटों की क्रियाएं होंगी। दूसरा है प्लेट किनारों के आधार पे। प्लेट किनारों के आधार पे प्लेटों की तीन गतियां पाई जाती है, तीन गति पाई जाएगी। पहली गति उसको बोलते हैं अभिसारी गति। अभिसारी का मतलब क्या होगा, दो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष आएगी, एक दूसरे के सापेक्ष से सामने आएगी। तो वहां पर क्या होगा, ये चट्टानें एक दूसरे के सामने आएगी तो इसके ऊपर वाले भाग में क्या होगा, भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। दूसरी विशेषता है कि इनके द्वारा क्या होगा, वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा अभिसारी क्रिया के द्वारा। दूसरा है अपसारी क्रिया। अपसारी का मतलब होता है दो प्लेटें एक दूसरे से क्या होगी, अलग हो जाएगी, एक दूसरे से क्या होगी, अलग हो जाएगी। तो इस क्रिया के द्वारा यहाँ पर ये दो प्लेटें, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो इस भाग में क्या होगा, दरार पड़ जाएगी, यानी ये भाग टूट जाएगा। टूटने से ऊपर वाले भाग में क्या होगा, हल्का झटका, हल्का भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। तो अपसारी गति है, अपसारी गति की प्लेट है मध्य अटलांटिक कटक के अंतर्गत। इसके स्पष्ट उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। तीसरा है संरक्षी गति। संरक्षी गति के अंतर्गत क्या होगा, दो प्रकार की प्लेटें हैं, दोनों प्रकार की प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है लेकिन वापस में एक दूसरे क्या कर रही है, रगड़ पैदा कर रही है। तो इस गति को बोलते हैं संरक्षी गति। इस संरक्षी गति का सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका में कैलिफोर्निया।
कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास ब्रंस, सैन एंड्रियास ब्रंस जो किसका उदाहरण है, संरक्षी गति का है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहां पर है, कैलिफोर्निया है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में एक ब्रंस उसका नाम है सैन एंड्रियास ब्रंस, जो किसका उदाहरण है, संरक्षी गति का उदाहरण है। अगला है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होगी तो ज्वालामुखी क्रिया से जो पहले क्रिया यानी ज्वालामुखी क्रिया आएगी, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो विस्फोट से पहले क्या होगा, धरातल के नीचे एक मंडल पाया जाता है जिसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, या इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर से क्या होगा, गर्म हुए तप्त मैग्मा क्या धरातलीय भाग से पहले टकराएगा, टकराने से धरातलीय भाग बहुत अधिक मोटा है तो टकराने से भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा, और उसके बाद में लगातार नीचे से प्रेशर बना रहेगा तो इस धरातलीय भाग को ये तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद में धरातलीय भाग पर बहुत ऊंचाई तक जलवाष्प के रूप में ये मैग्मा बाहर आएगा। तो बाहर आने से क्या होगा, वाष्प का रूप, या नीचे वाला तरल पदार्थ ये वाष्प का रूप धारण कर लेगा, और धरातलीय भाग पर किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी का निर्माण हो जाएगा। तो जहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होगी वहां पर भूकंप के झटके अवश्य रूप से महसूस किए जाएंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि धरातल के नीचे क्या होता है, घनत्व, ताप व दाब तीनों क्रियाएं लगातार बढ़ती जाएगी तो नीचे का टेम्परेचर या घनत्व बहुत अधिक हो जाएगा। बहुत अधिक घनत्व हो गया उसके कारण क्या होगा कि नीचे वाला भाग है उसका भाग असंतुलित हो गया, यानी नीचे वाली जो चट्टानें है वो असंतुलित अवस्था में होगी, और जब भी असंतुलन की अवस्था में होगी तो वापस अपने भाग को वापस संतुलन में लाने के लिए किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी क्रिया का होगा। और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो अतिरिक्त एनर्जी है वो धरातल के बाहरी भाग पे आ जाएगी, और नीचे वाला भाग वापस क्या होता है, कंट्रोल में हो जाएगा। अगला है भूपटल भ्रंश, यानी धरातलीय भाग पर क्या हो गए, भ्रंश का निर्माण हो गया। भ्रंश के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाएं होगी, एक तो यानी दो चट्टानें एक दूसरे से अलग जाएगी, या दो चट्टानें एक दूसरे के पास में आएगी, एक दूसरे से दूर जाएगी तो वहां पे भ्रंश का निर्माण हमेशा खिंचाव के द्वारा होता है। इस प्रकार दो चट्टानें दोनों एक दूसरे से दूर खींचेगी तो वहां पर भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। जबकि एक बल होता है संपीड़न बल, भ्रंश के एकदम अपोजिट। संपीड़न बल में क्या होता है, दो प्लेटें दोनों में एक दूसरे से क्या होगा, इस प्रकार एक दूसरे के सापेक्ष बल लगेगा, तो इस बल से क्या होगी, संपीड़न क्रिया के द्वारा वलन का निर्माण हो जाएगा। वलन, जितने भी वलित पर्वत है उन सभी पर्वतों का निर्माण संपीड़न बल के द्वारा माना जाता है। तो भूपटल पर क्या हो गया, भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। अगला है भू संतुलन में अव्यवस्था, यानी धरातलीय भाग है। धरातलीय भाग के ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा जिले व महासागरीय भाग स्थित है। महासागरीय भाग स्थित है। ये पूरा का पूरा भाग घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर किस प्रकार है, एकदम संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। जब भी इनमें क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा, असंतुलन पैदा होगा तो असंतुलन पैदा होने के कारण क्या होगा, जैसे ही क्षणिक असंतुलन पैदा होगा तो धरातलीय भाग पर भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। असंतुलन पैदा होगा तो भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, भूकंप एकदम अल्पकाल एवं आकस्मिक घटना है, ये लंबे समय के लिए नहीं देखी जा सकती, एकदम आकस्मिक या अल्पकालीन घटना है। अगला है मानवीय कारक। मानवीय कारकों के अंतर्गत पहला कारक है उसको बोलते हैं जलीय भार। कौन सा भार, जलीय भार। जलीय भार का अर्थ हम लगा सकते हैं कि मानवकृत बांध हुए जलाशय, प्राकृतिक जलाशय को इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मानव की, यानी कि मानव के द्वारा धरातलीय भाग पर भूकंप के झटके कैसे महसूस किए जाते हैं। तो कौन से मानवीय कारक है, पहला जलीय भार। तो मानवीय बंद हुए जलाशयों का निर्माण, इसका एक स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि 1969 में महाराष्ट्र में एक नदी है कोयना नदी, उस कोयना नदी पे एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है कोयना बांध। तो यहाँ पर क्या हुआ, भूकंप के झटके महसूस किए गए इस कोयना बांध के आधार पर, कोयना बांध के आधार पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो इसके आधार पर बताया जा सकता है कि जलीय भार के कारण क्या होगा कि भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। मैंने एक डायग्राम से आपको बताने की कोशिश की, यानी कि दो चट्टानें पाई जाती है और दो चट्टानों के बीच में क्या हो रही है, नदी चल रही है। तो इन दोनों चट्टानों के बीच वाले भाग पे क्या बना दिया, एक बांध का निर्माण कर दिया। तो ये दोनों चट्टानें किस प्रकार की थी, एकदम शुष्क थी, और शुष्क होने के बाद में क्या, बांध बनाने से इस बांध का जो पानी है वो पानी पीछे की ओर कलेक्ट हो गया। तो एक तो चट्टान सूखी थी और दूसरी क्या हो गई, ये पानी भाग रिश्ते अंदर चला गया और चट्टानें किस प्रकार होगी, आर्द्र या गीली हो गई। उसके बाद में क्या होगा, ये चट्टानें टूटती जाएगी और टूटने से क्या होगा, भूकंप का
हल्का हल्का झटका महसूस किया जाएगा। इसके अलावा परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण करने के अंतर्गत मानव क्या करेगा, अनेक प्रकार की खोजें करेगा, अनेक प्रकार की खोजें करेगा। उन खोजों के आधार पर क्या करता है, धरातलीय भाग पर अनेक प्रकार के परमाणु परीक्षण करेगा। परमाणु परीक्षण के अंतर्गत अनेक प्रकार के विस्फोट किए जाते हैं। उन विस्फोटों के द्वारा धरातलीय भाग पर क्या होगा, हल्का सी कंपन महसूस किया जाएगा। इसके अलावा एक क्रिया उसको बोलते हैं खनन। तो खनन क्रिया के अंतर्गत देखो कोयला है, एक पदार्थ कौन सा है, कोयला। कोयले की खोज में मानव बहुत अधिक किलोमीटर यानी बहुत अधिक किलोमीटरों तक गहराई में क्या कर रहा है, उनकी क्या कर रहा है, खुदाई कर रहा है। तो खुदाई से क्या होगा, खुदाई करेगा तो खुदाई ऐसे संभव नहीं है, पहले खुदाई से पहले वहां पर क्या करेगा, हल्का सी की विस्फोट करेगा। तो उस विस्फोट के कारण क्या होगा, धरातलीय भाग में असंतुलन पैदा हो जाएगा और एक एक कंपन होगा, उस कंपन को बोलते हैं भूकंप। तो आज के अपने टॉपिक है, आज का टॉपिक अपना यही है कि प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं, नेक्स्ट पार्ट को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।